प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हम संसाधनों के वर्गीकरण जो पढ़ रहे थे, उसी कड़ी के अंतर्गत अगला जो संसाधनों का विभाजन आता है उसमें पहले हमने जैसे पढ़ा था, वितरण की दृष्टि से संसाधन किस प्रकार के पाए जाते हैं, स्वामित्व के आधार पर कैसे पाए जाते हैं, संसाधनों का पुनर्उपयोग या रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, पुनः प्रतियोगी संसाधन पाए जाते हैं, किस प्रकार से पाए जाते हैं। उसके बाद में अगला जो आता है, जो वर्गीकरण है, वो आता है प्रयोग की दृष्टि से हम संसाधनों का किस मात्रा के अंतर्गत या कितनी मात्रा के अंतर्गत उसका उपयोग करते हैं, किस प्रकार से हम उपयोग संसाधनों का करते हैं। तो उस संसाधनों के वर्गीकरण को कहा जाता है उपयोग की दृष्टि से संसाधनों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत पहला जो विभाजन आता है अप्रयुक्त संसाधन, अनयूज्ड रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जिसका हम किसी भी प्रकार से के अंतर्गत उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या उपयोग नहीं कर पाए हैं, उन संसाधनों को अप्रयुक्त संसाधन कहते हैं। ये किसी प्रकार से हम उसका उपयोग नहीं हो पाया है। तो ऐसे संसाधन होते हैं, कौन से संसाधन होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, नदी घाटी बेसिन प्रदेश होते हैं, जो दुर्गम क्षेत्र पाए जाते हैं, जहाँ पर प्राकृतिक वातावरण पाया जाता है, अनुकूल नहीं पाया जाता है, उन क्षेत्रों के जो संसाधन होते हैं, उन संसाधनों को हम अप्रयुक्त संसाधन कहते हैं। दूसरा आता है अप्रयोजनीय संसाधन, अनयूजेबल रिसोर्सेज। अनयूजेबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो हम संसाधनों का उपयोग कर पाते हैं या हम उसका लगातार काफ़ी लंबे समय तक हमने उपयोग कर लिया, और उपयोग करने के बाद में जब हम उसका उपयोग लगातार करते चले आ रहे हैं तो फिर उसकी उपादेयता होती है, या हम उसका उपयोग करना या खनन कार्य करना होता है। तो जैसे किसी खदान के अंतर्गत हम खनन कार्य कर रहे हैं, तो उस खदान के अंतर्गत वो खदान इतनी गहरी चली जाती है, या वहाँ पर पाए जाने वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं या जो खनिज की मात्रा होती है वह कम हो जाती है, या वह अत्यधिक मात्रा में हमारा व्ययशील हो जाता है, या अत्यधिक मात्रा में खर्च होना उस पर अधिक होने लग जाता है, तो हम उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कोयला का जो खदान पाई जाती हैं, वहाँ पर उनको छोड़ दिया जाता है। जैसे इंग्लैंड के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर पहले काफ़ी लंबे समय तक कोयले का खनन कार्य होता रहा था, लेकिन अब उसमें खनन कार्य है बंद कर दिया गया है। इसी प्रकार से जैसे लिग्नाइट या पीट कोयला पाया जाता है, जो इसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, यदि हमें आवश्यकता होती है अधिक मात्रा में तब तो हम उसका खनन कार्य कर लेते हैं, उसके बाद में उसका छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से जैसे सोना होता है या चांदी होती है या विभिन्न का हीरे जवाहरात होते हैं, वो अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं, विरल संसाधन होते हैं, लेकिन फिर भी हमें अत्यधिक मात्रा में व्यय करके उसको उत्पादन करना होता है। तो इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनको अप्रयोजनीय, अनयूजेबल रिसोर्सेज कहते हैं, जिसका हम एक बार उपयोग करने के बाद में हम उसका दोबारा उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो वो अप्रयोजनीय संसाधन होते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है संभाव्य संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेज। संभाव्य संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिसकी संभावना के आधार पर हम उसका वितरण का अध्ययन करते हैं। जैसे संभाव्य संसाधन होते हैं किसी क्षेत्र के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का जमाव पाया जाना। आज से 50 साल पहले राजस्थान के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों का या प्राकृतिक गैस का उत्पादन नहीं होता था। जैसे बॉम्बे हाई के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, गुजरात के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, या कावेरी या कृष्णा नदी का जो बेसिन प्रदेश पाया जाता है, उसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होते हैं, उसका उत्पादन नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे खोज हुई धीरे धीरे उसका उत्पादन है इन क्षेत्रों के अंतर्गत होने लगा। तो जो क्षेत्र होते हैं जिसमें संभावनाएं पाई जाती हैं, उन संसाधनों की खोज करते हैं और फिर उसका संभावना के आधार पर हम उसका उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार से जैसे कृषि क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो हम खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करता था, मानव जो पाया जाता था वह जंगलों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जंगली फल फूल पौधे होते थे, उसी का उपयोग करता था। फिर उसने स्थायी रूप से निवास बनाए
या रहना प्रारंभ किया, खेती का कार्य शुरू किया, फिर वह विभिन्न प्रकार की बागाती कृषि है, विभिन्न प्रकार की व्यापारिक कृषि है या विभिन्न प्रकार के पेय फसलों की कृषि का कार्य है वो किया जाने लगा। तो जो जिन क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संसाधनों की संभावनाएं पाई जाती हैं या संभाव्यता पाई जाती है, वे संसाधन होते हैं। संसाधनों के जो क्षेत्र होते हैं उनको संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे नदी घाटी बेसिन प्रदेश होते हैं। आज से 100 साल पहले जैसे टेनेसी वैली घाटी जो परियोजना पाई जाती थी उसकी स्थापना के साथ ही हमारे यहाँ पर भी दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना की गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग होने लगा। तो पोटेंशियलिटी होती है, उस पोटेंशियलिटी के आधार पर उन संसाधनों का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है अज्ञात या गुप्त संसाधन। कुछ जो संसाधन होते हैं वो अज्ञात होते हैं और मानव उनके लिए अनभिज्ञ होता है, वह किसी प्रकार से उसकी जानकारी होती है नहीं होती है और वो गुप्त रूप से होते हैं और उसका हम ठीक तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो उन संसाधनों को हम लेटेंट रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे हम पूर्ण रूप से सौरिक ऊर्जा है हमारे सूर्य से प्राप्त जो सौरिक ऊर्जा होती है उसका हमारी जो पृथ्वी पाई जाती है उस पर कितनी मात्रा में विकिरण के द्वारा हम प्राप्त कर पाते हैं, फिर उसका रेडिएशन होकर के हम कितनी मात्रा में चली जाती है। इसी प्रकार से जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो भूतापीय ऊर्जा पाई जाती है, जियोथर्मल जो एनर्जी पाई जाती है, या विभिन्न प्रकार के जैसे सागरीय क्षेत्र पाए जाते हैं उसमें ज्वार भाटा के द्वारा हम कितनी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो कुछ जो लेटेंट्स जो होते हैं, गुप्त ऊष्माएँ होती हैं या गुप्त जो ऊर्जा के संसाधन या गुप्त संसाधन भी होते हैं जो हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं और वे संसाधन होते हैं पूर्ण रूप से हम उसके लिए अज्ञात रहते हैं और वो गुप्त रूप से उपलब्ध रहते हैं। उन संसाधनों को अज्ञात या गुप्त संसाधन है, लेटेंट रिसोर्सेज उनको कहा जाता है। इसी प्रकार से अब जैसे संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का हमारे लिए या मानव का प्रत्यक्ष रूप से वो किस प्रकार से हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, किस प्रकार से वह मानव के लिए उपयोगी होता है, तो उन संसाधनों का भी हम वर्गीकरण करते हैं। जैसे मानवीय प्राकृतिक संसाधन होते हैं वह मानव किस प्रकार से उसका उपयोग करता है। पहला जो क्लासिफिकेशन आता है उसको हम 3 बड़े भागों के अंतर्गत विभाजित करते हैं। जैसे भोज्य पदार्थ के रूप में, भोज्य पदार्थों के रूप में किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में उनका उत्पादन होता है, उसकी उपादेयता होती है और वह विश्व के किन किन क्षेत्रों में उसका उपयोग हो पाता है, तो वे संसाधन होते हैं, उसको हम भोज्य पदार्थ के रूप में पहला क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे प्राकृतिक वनस्पति और भोजन पदार्थ। प्राकृतिक वनस्पति होती हैं, मानव आदिम अवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जंगली पेड़ पौधे होते थे, कंदमूल होते थे, उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करता था। विभिन्न प्रकार के जंगली फल होते थे, विभिन्न प्रकार के जैसे जंगली केला होता था, बेर होते थे, जामुन होते थे, जंगली कंदमूल, अनार जो होते थे या फल होते थे, वो खा कर के आदमी निवास करता था और नारियल होते थे। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक वनस्पतियों से हम प्रत्यक्ष रूप से और जंगलों से हम विभिन्न प्रकार के अभी भी विभिन्न प्रकार के आदिम जो जनजातियाँ होती है वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनका भोजन के रूप में वो उपयोग करते हैं। तो वो प्राकृतिक संसाधनों का एक प्रमुख क्लासिफिकेशन होता है। दूसरा आता है कृषि उत्पादक द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन। कृषि उत्पादनों के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के, कृषि क्या होती है? कृषि जो मानव विभिन्न प्रकार के स्थायी रूप से किसी स्थान पर रह कर के कृषि कार्य करता है, तो उस कृषि कार्य के भी अनेक प्रकार के प्रारूप होते हैं, अनेक प्रकार के रूप होते हैं। विभिन्न प्रकार के जैसे कुछ क्षेत्र होते हैं उसके अंतर्गत गहन कृषि होती है, कहीं पर जीवन निर्वाह कृषि होती है। तो कृषि के जो विभिन्न प्रकार के प्रारूप होते हैं, वितरण जो क्षेत्र पाए जाते हैं और कृषि होती है वह भी अलग अलग, जैसे भूमि की उपलब्धता होती है, जल होती है, मिट्टी होती है, वहाँ की जलवायु को जो विशेषताएँ होती हैं उसी के आधार पर उसका उत्पादन होता है। कृषिगत उत्पादन होता है, जैसे चावल का उत्पादन किन क्षेत्रों में होगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं, जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। शीतोष्ण प्रदेशों के अंतर्गत चावल का उत्पादन होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। शीत प्रदेशों के अंतर्गत बिल्कुल नहीं होता है। इसी प्रकार से गेहूँ का उत्पादन जो क्षेत्र होते हैं, खाद्यान्न के
जो क्षेत्र होते हैं, स्टेपिस घास के मैदानी प्रदेश हैं, प्रेरीज घास के मैदानी प्रदेश हैं, पम्पास घास के मैदानी प्रदेश हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में जलवायु का या विभिन्न प्रकार के जो खाद्यान्न पदार्थ होते हैं उनका उत्पादन होता है। जैसे खाद्यान्न चावल है, गेहूँ है, केसावा है या बाजरा है, मूंग, मोड़, दलहन फसलें हैं, उनका किस मात्रा के अंतर्गत, कितनी मात्रा के अंतर्गत उत्पादन होता है, ये अत्यधिक मात्रा पर प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर करता है। दूसरा आता है पेय पदार्थ। पेय पदार्थ में जैसे विश्व के किन क्षेत्रों के अंतर्गत चाय का उत्पादन होता है, कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है, कोको का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो विभिन्न प्रकार के जो पेय पदार्थ होते हैं, उन पेय पदार्थों की कृषि है किन क्षेत्रों के अंतर्गत होती है, ये भी अत्यधिक मात्रा में उस पर संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। फिर आता है साग सब्जी से सब्जियां जो उत्पादन है, किन क्षेत्रों के अंतर्गत किस प्रकार की सब्जियां होती हैं, उगाई जाती हैं, किस सीज़न के अनुसार या कौन कौन से जो सीज़न होते हैं उनके अनुसार। जैसे हम विभिन्न प्रकार के जो शीतकाल के अंतर्गत अलग प्रकार की सब्जियां उत्पादन करते हैं, ग्रीष्मकाल में अलग करते हैं, और जायद की जो फसलें होती हैं उसके अंतर्गत अलग प्रकार की सब्जियों का उत्पादन करते हैं। तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार की साग सब्जी का उत्पादन होता है वो इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है वनस्पतिक तेल से संबंधित या वनस्पतिक जो पदार्थ होते हैं उनके उत्पादन से संबंधित। जैसे मूंगफली होती है, विश्व के किन क्षेत्रों में मूंगफलियों का उत्पादन होता है, सोयाबीन का कहाँ पर उत्पादन होता है, सरसों होता है, नारियल होता है, उसका कितनी अधिक मात्रा में हम उपयोग कर पाते हैं। जैसे नारियल का जो उपयोग होता है तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत, जहाँ पर नारियल का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है वहाँ पर नारियल का उपयोग अधिक होगा। सोयाबीन का अलग, मूंगफली का जो उत्पादन होता है या सरसों का उत्पादन होता है, जिन जिन क्षेत्रों के अंतर्गत जिस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है वहीं पर भी उसी प्रकार की फसलों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बागाती फल एवं कृषि। बागाती फलों के आधार पर हम कृषि का उत्पादन भी करते हैं, विभिन्न प्रकार के बागान लगा करके, कॉफ़ी चाय के बागान लगा करके। इसी प्रकार से जैसे हम फल और कृषि का कार्य भी करते हैं, सेब की कृषि का कार्य करते हैं, केला का है, अनार का है, विभिन्न प्रकार के बेर होते हैं उसका उत्पादन करते हैं। तो फलों की जो खेती होती है उसका, फलों की खेती के आधार पर जो जिस क्षेत्र के अंतर्गत विश्व के विभिन्न क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत अलग अलग जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसके अंतर्गत, जैसे अपने यहाँ पर भी आपने देखा होगा कई बार ऑफ सीज़न होता है उसके अंतर्गत अमेरिकन सेब आते हैं, तो वो भी अमेरिकन सेब होते हैं। विभिन्न प्रकार के अंजीर पाई जाती है, जैतून पाया जाता है, उसका किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत उत्पादन होता है वो इसके अंतर्गत रखते हैं। फिर आते हैं गरम मसाले, मसाले जैसे इलायची होती है, लौंग होती है, जीरा होता है, विभिन्न प्रकार की हल्दी होती है, ये धनिया होता है, विभिन्न प्रकार के गरम मसाले और विभिन्न प्रकार के जो कृषिगत जो मसाले होते हैं उनका उत्पादन भी विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत, अलग अलग विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत उसका उत्पादन किया जाता है। जैसे लहसुन का उत्पादन होता है वो भी इसी के अंतर्गत रखते हैं। तो इलायची, लौंग जो गरम मसाले होते हैं उनका उत्पादन, जीरा है, हल्दी है, विभिन्न प्रकार के जो हम पदार्थ होते हैं, जो मसाले होते हैं, काम में लेते हैं। इसके बाद में अगला आता है भोज्य पदार्थों के अंतर्गत भोज्य खनिज पदार्थ। कुछ जो पदार्थ होते हैं उसको हम खनिज पदार्थों के रूप में भी उपयोग करते हैं। जैसे नमक होता है, नमक हम जल से बनाए हुए नमक का उपयोग करते हैं, या चट्टान से प्राप्त नमक होता है उसका उपयोग करते हैं, या सेंधा नमक होता है, काला नमक होता है, या सफ़ेद नमक होता है, उसके भी हम विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं नमक होता है उसके द्वारा, या फिर हम जो बीमारी जो शरीर होता है या हमारी वाटर बॉडी होती है उसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के फल सब्जियां होती हैं, खाद्यान्न होते हैं, उसके अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ होते हैं, एल्युमिनियम होता है, आयरन होता है, उसका भी जिंक होता है, तो ये इनका भी एल्युमिना होता है, इसका भी हम प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष रूप से हमारा शरीर होता है वह भी इनका उपयोग करता है। इसके बाद में आता है जैसे जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ। जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ भी अत्यधिक मात्रा में एक संसाधन के रूप में ही पाए जाते हैं। वो भोज्य पदार्थ होते हैं दूध, दही, घी, पनीर, हम प्रत्यक्ष रूप से, इसके साथ साथ उससे विभिन्न प्रकार के मांस, अंडे,
ये भी हम उसके अंतर्गत, या मत्स्यन होता है, मत्स्यन की जो क्रियाएँ होती हैं, मछली पालन जो होता है उसका भी इसके अंतर्गत, जैसे मछली से हम मछली का मांस, कॉड, लीवर जो होता है वो भी उसका उत्पादन करते हैं। तो विभिन्न प्रकार की औषधियों के क्षेत्र के अंतर्गत भी हम उसका उपयोग करते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, संसाधन होते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उसका उपयोग होता है। फिर आता है दूसरा, भोज्य पदार्थों के बाद में कच्चा माल। कच्चा माल होता है वह भी किसी भी क्षेत्र का एक प्रमुख आधारभूत संसाधन होता है। उसी के द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे होते हैं वो संचालित होते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप से में कार्य करते हों, वे संसाधनों के रूप में कार्यशील रहते हैं। जैसे हम कच्चे माल के लिए स्रोत के रूप में या कच्चे माल के जो संसाधन होते हैं उसमें पहला आता है वनों से प्राप्त संसाधन। वनों से प्राप्त संसाधन कौन से होते हैं बताइए? जैसे लकड़ी संसाधन। लकड़ी संसाधन से विभिन्न प्रकार के फर्नीचर उद्योग है, विभिन्न प्रकार के भवन निर्माण की जो सामग्री होती है या विभिन्न प्रकार की कलात्मक जो वस्तुएं होती है उससे बनाई जाती हैं। दूसरा, विभिन्न प्रकार के पेपर एंड पल्प जो कागज़ और लुगदी उद्योग होता है उसके अंतर्गत भी हम वनों से प्राप्त जो कच्चा माल होता है वो प्राप्त करते हैं। इसके बाद इसमें दूसरा, उसके बाद में आता है कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल। कृषि से उत्पादित जो कच्चा माल होता है उसके अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के कृषि पदार्थों द्वारा, जैसे खाद्य फसलें होती हैं या कपास का उत्पादन होता है। कपास का उत्पादन किसके लिए किया जाता है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। इसी प्रकार से जैसे तिलहन फसलें होती हैं, तेल उद्योग होता है, या तेल खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग होता है उसके लिए, या विभिन्न प्रकार के जैसे आपने दैनिक उपयोग के रूप में या कई बार आप देखते चिप्स खाते हैं। चिप्स खाते हैं तो ये क्या है? ये भी एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होता है जो आलू के रूप में या साग और सब्जी का ही एक संसाधन के रूप में होता है, और कृषि संसाधन के अंतर्गत हम उसका उत्पादन करते हैं, और वह विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए एक कच्चे माल के रूप में भी काम करता है। तो ये कृषि द्वारा विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, साग सब्जी फल, जो विभिन्न प्रकार के जैसे हम सॉस वगैरह होते हैं वो काम में लेते हैं, तो जैम वगैरह होते हैं फलों के द्वारा जो प्राप्त किए जाते हैं, तो वो भी विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए वह संसाधन होते हैं। इसके बाद में आता है जंतुओं द्वारा कच्चा माल प्राप्त करना। जंतु होते हैं वो भी, जीव जंतु होते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए या संसाधनों का या कच्चे माल का संसाधन का स्रोत होते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के मांस उद्योग के लिए, विभिन्न प्रकार के खाल जो है चमड़ा उद्योग के लिए, विभिन्न प्रकार के ऊन उद्योग के लिए, विभिन्न प्रकार के समूर वाले जो पदार्थ होते हैं जो गर्म कपड़े बनाते हैं उसके लिए। दूसरा, विभिन्न प्रकार के जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी इंडस्ट्रीज होती है उसके लिए दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन इसका निर्माण करना। तो ये विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र उद्योग होते हैं, उन्हीं वस्त्र उद्योग होते हैं, डेयरी जो उद्योग होते हैं उसके लिए कच्चा माल होता है वो पशुओं के लिए या पशुओं के द्वारा प्राप्त होता है। इसके बाद में आता है खनिज पदार्थ। जो कच्चे पदार्थ होते हैं या खनिज है वह भी कच्चे माल के रूप में, जैसे धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक जैसे लोहा होता है, तांबा होता है। अधात्विक जो खनिज होते हैं, पोटास होता है, गंधक होता है। ये विभिन्न प्रकार के जो केमिकल इंडस्ट्रीज होते हैं या विभिन्न प्रकार के दवाइयों के जो उद्योग होते हैं उसके अंतर्गत, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत इनका अत्यधिक मात्रा में उपयोग होता है। विभिन्न प्रकार के जैसे तांबा उद्योग होता है या लोहा का उद्योग होता है, मोटर मशीनरी उद्योग होता है, उस पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के जैसे कृषि से संबंधित जो उद्योग होते हैं उसके अंतर्गत उसका उत्पादन होता है। तो ये जो धात्विक और अधात्विक जो खनिज पदार्थ होते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन प्राकृतिक संसाधनों के लिए कच्चे माल का स्रोत होते हैं। फिर उसके बाद में जो तीसरा जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र आता है वो शक्ति के संसाधन के रूप में भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिसमें पहला आता है नष्टीकरण योग्य संसाधन, जो एक बार उपयोग में लेने के बाद में सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं, तो वे संसाधन होते हैं नष्टीकरण योग्य। तो कोयला होता है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, वो एक बार उपयोग में लेने के लिए सदैव समाप्त हो जाते हैं।
जाते हैं। दूसरा आता है अनष्टीकरण योग्य संसाधन, जिसमें विभिन्न प्रकार के जैसे प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, पवन होता है, हवा होती है, जल होता है, विभिन्न प्रकार के ज्वार भाटा के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, सागरीय जल पाया जाता है, वो भी इसके स्रोत पाए जाते हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जो संसाधन होते हैं उसका उपयोग होता है, इसके अंतर्गत करते रहते हैं। तो वे संसाधन होते हैं वो इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। तो उपयोग की दृष्टि से भी प्राकृतिक संसाधनों का और प्रयोग की दृष्टि से हम इस प्रकार से उसका विभाजन करते हैं। तो ये संसाधनों का विभाजन है, ये भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और विभिन्न प्रकार के जो कच्चे माल के आधार पर विभिन्न प्रकार के मानवीय संसाधन होते हैं, उन प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है और वो प्रत्यक्ष समय प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन होते हैं, वो मानवीय संसाधन वह विभिन्न प्रकार के अपनी छांट के अनुसार, अपने बौद्धिक ज्ञान के द्वारा या अपने तकनीकी ज्ञान के द्वारा, अपनी जो उपादेयता पाई जाती है उसके आधार पर उन प्राकृतिक संसाधनों का विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत अलग अलग उपयोग करता है। इस प्रकार से ये संसाधनों का जो क्लासिफिकेशन है उसका ये टॉपिक है पूरा होता है। अगले वीडियो के अंतर्गत हम अलग प्रकार के जो संसाधनों का वर्गीकरण पाया जाता है उसका अध्ययन कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद।